कुमार थे कहाँ? एनडीए गठबंधन में। चुनाव से पहले कहाँ थे? यहाँ थे। हाँ। नीतीश कुमार को ये पता चला कि जो स्थिति है, जो आंकड़े थे और जो सर्वे करके उनके हाथ में मिला, उसमें उनको लगा कि महागठबंधन के साथ रह करके वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं और जिसका उनको दंश भी झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में कई तरह की समस्याओं से वो ग्रसित हो जाए। तेजस्वी यादव के सभा में होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि MY समीकरण उनका आता है और लालू प्रसाद ने 35% के आसपास वोटर जो है 33-35% उनको अपने पक्ष में रखने का काम किया है। तो निश्चित रूप से वोट, अब चुनाव में वो वोट किसको करते हैं ये अलग बात है। 4 महीने 5 महीने से IP गुप्ता जो पान समाज वाले हैं, उनकी भी सभाओं में अब तक 6-7 सभाओं को मैं देख चुका हूं, लगातार मॉनिटर कर रहा हूं मैं, और उस मॉनिटरिंग में यही देखने को मिला है कि उनके समाज के लोग भी उनके साथ पूरी तरह से मजबूती से खड़े हैं। जैसे चिराग पासवान के साथ उनका समाज 18 तारीख को बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक ट्विस्ट होने की संभावना बढ़ रही है। नीतीश कुमार को इनका अगर साथ मिल जाता है तो नीतीश कुमार और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के विकल्प की चर्चा चल रही है। यहाँ जो मेन अड़ंगा लगा हुआ है, जो जिसको 18 तारीख को बार बार हम बता रहे हैं कि 18 तारीख को हो सकता है कि वो क्लियर भी हो जाए, क्योंकि मीसा भारती लगातार आपने देखा होगा फ्रेम में है, बयानों में आ रही, हार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार शुरू किया। उसमें सबसे पहले है कि जब भाजपा के साथ वो थे तो भाजपा जदयू एक साथ थी, एनडीए गठबंधन था, ये यूपीए गठबंधन है, ये लोजपा और लेफ्ट के साथ का गठबंधन है, अन्य की ये स्थिति रही है। आप यहाँ देखिए नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत देखिए कितना है, 20.4%। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चर्चा गरम हम लेकर आए हैं। चर्चा गरम में दिन भर आज कौन से टॉपिक, हॉट टॉपिक रहेंगे, पॉलिटिकल कॉरिडोर में किस खबर की चर्चा खूब जोरों पर रहेगी और कौन से खबर की चर्चा आने वाले कुछ और दिनों तक रहेगा, उन सब पर आज चर्चा करेंगे और बारी बारी से चर्चा करेंगे। बाबा के साथ आज हम विश्लेषण करके आपको बताने वाले हैं कि कल जो पूरा झमेला हुआ है उसके पीछे की कहानी क्या है और आने वाले समय में उस झमेले का प्रभाव क्या होगा। कल की बातें तो आपको पता ही है, हमने खबरें दिखाई हैं किस प्रकार चिराग पासवान के कार्यालय पर चूड़ा दही का भोज हुआ। भोज में सबसे पहले जो मुख्य अतिथि थे वही पहुंच गए और जो चिराग पासवान थे वो पूजा कर रहे थे। अब इस पूरे मैटर में क्या खेल है ये तो बाबा ही बताएंगे, लेकिन बिहार के सियासत में एक बार फिर से चहलकदमी शुरू हुई है, हलचल शुरू हुई है। राजद ने भी इस पे तंज कस दिया है। हालांकि देर शाम होते होते चिराग पासवान ने भी एक बड़ा गेम खेल दिया। मुख्यमंत्री जी आप नहीं मिलिएगा तो ठीक है, हम तो राज्यपाल को घरे बुला लेंगे। सीधे बाबा को बुलाते हैं और आज के चर्चा गरम में शुरू करते हैं। बाबा, सुबह सुबह आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों ने जो मकर संक्रांति का त्योहार है बहुत बढ़िया से मनाया होगा और आगे भी ये पूरा का पूरा साल आपके लिए खुशियां लेकर के आएगा। मैंने इसी सब परिस्थितियों के लिए पिछले साल, पिछले साल मैंने एक कार्यक्रम में, मैं ऐसे ही दही चूड़ा के कार्यक्रम में गया था और मैंने बहुत सारी चीजों को देखा था। कुछ तस्वीरें भी मेरे पास है लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊंगा वो तस्वीरें। वहां जाने के बाद मेरे साथ किस तरह से लोग, जैसे गुड़ को देख करके चींटी आती है ना, वैसे सेल्फी लेने वाला का बहुत सारा चीज नजर आ गया था। तो उसी समय मैंने लिखा था कि हो गई रहित सौदा हमरो बाजार में। अच्छा, हो गई रहित सौदा हमरो बाजार में, बाकी कलम साथे रहे हमरा औजार में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, हम पत्रकार हैं और हमारा काम है जो जैसा है वैसा दिखाना। आज जो हमने खबर आपके सामने लाने का हिम्मत किया है उसके पीछे का कारण ये है ना कि पिछले कई दिनों से, लगातार कई दिनों से, क्या महीनों से आप मान के चलिए कि महीना भर से ये चर्चा चल रही थी कि दही चूड़ा आएगा, दही चूड़ा में ये हो जाएगा, दही चूड़ा में वो हो जाएगा। ये सारे कयास जो थे वो कहीं ना कहीं इस बात पर टिके हुए थे कि नीतीश कुमार मुंह खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं, क्योंकि इन्हीं पर सारा का सारा बिहार का कापर करी सिंगार पिया मोरे आन्हर, ये हमारे यहाँ का एक बहुत पुरानी कहावत है और उस कहावत के
तहत नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के गद्दी पर हैं और इनको कोई डिगाने वाला, कोई हिलाने वाला नहीं है, तो पहले हम बता चुके हैं। अच्छा, इसका सीधा मतलब है सागर, आप जो बता रहे थे जी कि कल जो आप लोगों के यहाँ गए, दही चूड़ा देखे, बहुत सारी चीज देखे, सुबह मुख्यमंत्री नहीं आए तो सीधे डायरेक्ट आले कमान को बुला लिए, राज्यपाल को बुला लिए और भी घर बुला लिए। तो ये सारी चीजें, ये संयोग भी हो सकता है। लेकिन जो तंज तो राजद ही कस रहा है, विपक्षी का निश्चित रूप से विपक्ष के पास तो हर छोटे बड़े मौके पर उसके पास एक हथियार चाहिए जिसका वो प्रयोग करता है। जैसे हम लोग कलम का हथियार हमारे पास है, तो विपक्ष के पास तो बयानी का हथियार है ना। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो आप देखिएगा तो चर्चा इस बात को लेकर के अब गर्म हो गई है। मैंने कई नेशनल मीडिया के लोगों से बातचीत हमारी हुई, वो खबरें भी लगातार कर रहे हैं कि खेला तो हो गया है, बस खाली वेट एंड वॉच कीजिए। पहला स्टेप, बेबी स्टेप रख दिया गया है, उसके बाद अब आगे की जो तैयारी है वो होने वाली है। क्या होने वाली है, इसको समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज है हमारे पास, आंकड़े। अच्छा, नीतीश कुमार के इस साइड में कुछ लोग हैं, नीतीश कुमार के इस साइड में कुछ लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कानून के शिकंजे में है। हाँ, ये बात तो है। इनमें से ये दो लोग कभी कानून के शिकंजे में रह चुके हैं। हाँ। बेदाग इसमें कौन कौन है, ये दो हैं। बात सही बोले बाबा। न इन पर किसी पर तरह का कोई आरोप अभी तक है, न इन पर किसी तरह का कोई आरोप है। अब बाकी अगर लगा भी था तो वो, हाँ जी, वो होते रहता है। आप राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो आप पर आरोप तो लगते ही रहेंगे। लेकिन जिस तरह का आरोप लगा है, इन पर कुछ और आरोप था, इन पर कुछ और आरोप है। एक भ्रष्टाचार, तो दूसरा नीतीश कुमार जिन चीजों से नफरत करते हैं, क्राइम, करप्शन और कमलिंस है, उन्हीं सब विषयों पर है। लेकिन रहते नीतीश इन्हीं के बीच में है। ये बात कारण कि नीतीश की मजबूरी है कि इस खेमे में नहीं तो इस खेमे में, और इन दोनों की मजबूरी भी है कि बिना नीतीश के ये सत्ता में नहीं रहेंगे। बिना नीतीश के ना इनका ही काम चलेगा, नहीं इनका काम चलेगा। अब तक 20 वर्षों में दोनों को नीतीश कुमार ने पनपने नहीं दिया है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। बार बार ये बातें कही जा रही है कि ये पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। आपने सुना भी होगा कि बोरिया बिस्तर समेट लिए थे 2010 में। मैं चाहूंगा कि 2010 के आंकड़े खाली आप एक बार दिखा दीजिए। हाँ बाबा, तो ये आंकड़े हैं आपके सामने। देखिए, ये आंकड़े हमारे पास हैं। अब इन आंकड़ों का बहुत गौर से देखिएगा। हमारे पास 243 सीटें हैं विधानसभा की, और ये आंकड़े हमारे नहीं। कैमरामैन से आग्रह करेंगे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अभी इन आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो सीधी तौर पे आप देख लीजिएगा कि 2005 से हम शुरू करते हैं, जब से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार शुरू किया। उसमें सबसे पहले है कि जब भाजपा के साथ वो थे तो भाजपा जदयू एक साथ थी, एनडीए गठबंधन था, ये यूपीए गठबंधन है, ये लोजपा और लेफ्ट के साथ का गठबंधन है, अन्य की ये स्थिति रही है। आप यहाँ देखिए नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत देखिए कितना है, 20.4%। इसको आप नोट कीजिएगा माइंड में। बिल्कुल, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। ये हम लोग सबसे पहला वाला जो नीतीश कुमार का कार्यकाल था, उस कार्यकाल की मैं बात कर वाला, उसका हम लोग बात कर रहे हैं, उसका बारे में। जदयू को आई थी 88 सीटें, भाजपा को आई थी 55 सीटें, और ये हुआ था दूसरे उड़ान में, जब भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और यूपीए यानी बिहार में जो चुनाव हुआ था दूसरे राउंड में 2005 के, तब की बात मैं बता रहा हूं, अक्टूबर की बात बता रहा हूं। फरवरी में चुनाव हुआ था तो किसी को बहुमत नहीं मिला था। अब इससे ज्यादा अगर आप नीचे आइएगा तो ये कांग्रेस मात्र 9 सीटें, 6.1%, राजद को 23% जरूर वोट आए थे, 23% से ज्यादा, लेकिन सीटें मात्र 54 ही आई थी, और लोजपा को 10 सीटें आई थी, 11% वोट, जो कि 2005 में ही फरवरी में चुनाव हुआ था, तो इनके पास 27 या 29 सीटें थी। इसको यही हम लोग ड्रॉप करते हैं। लेकिन इसमें बाबा है कि कौन कौन किसके साथ लड़ा था, ये तो स्पष्ट है ना। देखिए, यहाँ एनडीए के साथ हैं, ये यूपीए के साथ हैं। एनडीए के साथ 2 दल थे, भाजपा और जदयू, और यूपीए के साथ कांग्रेस, राजद, राकपा, माकपा, लोजपा अलग लड़े थे। तो ये स्थिति थी। ये रामविलास पासवान वाला फेज था। जी, वो फेज था। 2005 में 2 चुनाव हुए थे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि फरवरी में सरकार किसी की नहीं बनी थी, राष्ट्रपति शासन लग गया था। अब आगे आते हैं हम 2005 के बाद, जो नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल कहा जाता है, 2005 के अक्टूबर से लेकर के 2010 के नवंबर तक
ये उनका पहला कार्यकाल हाँ, था। पहला कार्यकाल था। हालांकि इससे पहले वो दो बार मुख्यमंत्री बनने की होड़ में आ गए थे, हाँ। लेकिन बन नहीं पाए। अब यहाँ पे एक चीज मेरा सवाल है कि भाजपा यहाँ कितने सीटों पर लड़ी थी? 55 सीटें 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी और ये 100 से ऊपर सीटों पे लड़ी थी चुनाव। यहाँ भी स्थिति 2010 में लगभग वही थी, लेकिन यहाँ ड्रास्टिक परिवर्तन आप देखिएगा। वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं है। यहाँ 20.4% है और यहाँ 22.6% है। मात्र 2.2% वोट बढ़ने से सीटों के में कितना अंतर हो गया आप आराम से देख सकते हैं। वहीं 15.6% लाने वाली मात्र 0.9% के आसपास समझ लीजिए। कैमरामैन फोकस कीजिए। 91 सीटें आती हैं, यानी ये स्वर्णिम काल था एनडीए का, जहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिल करके 115 और 91 206 सीटें लेकर के आई थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और ये नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसी को बार बार बोला जाता है, बिल्कुल, इसी को दोहराएंगे हम। और यही वो समय था जब राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 22 सीटें आई थी। वोट 18% जरूर आए थे, 18.5%, लेकिन स्थिति इतनी बुरी इनकी हो गई थी कि ये अब सोच लिए थे कि अब नीतीश कुमार को पार पाना बहुत मुश्किल है और यहां से अपने पूरे परिवार को लेकर के चलिए कहां? दिल्ली। इसके बाद का एक अलग फेज आया। अब ये जो 2010 से 2015 के बीच का फेज था, इसमें 2 बार बड़ी चीजें हुई हैं। बड़ी चीजें ये हुई है कि नीतीश कुमार, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये आंकड़ा हमारे नहीं है। ये आंकड़े स्थापित भी हैं और किसी चैनल द्वारा लाए गए आंकड़े हैं, इसलिए हम नाम मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन ये आंकड़े हमारे नहीं हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हम ये विश्लेषण कर रहे हैं। जी। अब जो ये 2015 की स्थिति है, इस बीच में नीतीश कुमार 2013 में एनडीए से बाहर चले गए थे, नाराज हो गए थे और उसके बाद 2015 में एक नए गठबंधन, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। महागठबंधन में 3 दल थे, राजद, जदयू और कांग्रेस। ये देखिए, फिर से यहां से आप उठा करके अगर आंकड़ों को देखते हैं, वोट प्रतिशत 20%, यहाँ 22% और यहाँ जदयू को 17% वोट आता है। 17% वोट के साथ 71 सीटें आती है। महागठबंधन 3 दलों का बना था, 101 और 41 सीटों पे ये चुनाव लड़े थे। 27 सीट कांग्रेस को, 80 सीट, यानी बड़ा भाई बनकर के एक बार फिर से जो पटना से दिल्ली शिफ्ट हो रहे थे, वो लालू प्रसाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में पूरी तरह से खूंटा मजबूत हो गया और वापिस आ गए। अब यहां से असल खेल शुरू होता है। फिर यहां से 2015 से लेकर 2020 तक का एक नया फेज आया। हम चाहेंगे कि उस फेज को भी आप दिखाएं। जी बिल्कुल। उस फेज में क्या हुआ है, तो ये आप देख लीजिए कि उस फेज में एनडीए का जो गठबंधन था, उसमें भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम थे। ये 4 दल थे। हालांकि गठबंधन इन्हीं दोनों का था, जो 2005 में था, 2010 में था। वही गठबंधन यहां फिर से वापस आया। वीआईपी और हम, इनके साथ हम थे और इनके साथ वीआईपी था। इन्होंने अपनी अपनी सीटें दी थी। 121 और 122 सीटों पे दोनों लड़े थे। ऐसी स्थिति में यहां जो वोट प्रतिशत था, उस वोट प्रतिशत को यदि आप लेकर के यहां आते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी कि इंडिया और इंडिया गठबंधन में अंतर क्या है। ये 24 का है। ये आंकड़े भी हमारे नहीं है। ये आंकड़े भी किसी चैनल के द्वारा लाए गए थे, जिसके आधार पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, उस बात को समझाने के पीछे का कारण यह है कि जो कल दही चूड़ा भोज हुआ, उसके बाद से इन आंकड़ों पर चर्चा जबरदस्त शुरू हो गई। आंकड़ों पर चर्चा होने के पीछे का कारण क्या है कि नीतीश कुमार अक्सर लोकसभा चुनाव जब होने लगता है, 2014 की जो हार थी, पिछड़े थे वो, अचानक से उनका एकदम समझिए कि पत्ता साफ हो गया था। वो ये बात समझ गए हैं कि वर्तमान परिस्थिति में अगर वो एनडीए के गठबंधन के साथ लड़ते हैं चुनाव, तो लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और उन्होंने किया भी है। बिल्कुल किया। इसके अलावे आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में भी 15% से अधिक वोट नीतीश कुमार को आया है। यानी जो हम 15% का एक आंकड़ा है जो नीतीश कुमार को हर चुनाव में आता है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, जिसके दम पर वो बिहार की सत्ता पर काबिज रहते हैं और अपने दोनों गठबंधनों को मजबूर कर देते हैं उनके दरवाजे पर खूंटे में बंधे रहने के लिए। अब ये देखिए स्थितियां, इस स्थिति को यदि आप बहुत गंभीरता से देखते हैं तो इसमें आपको पता है कि सवर्णों का 15 पॉइंट समथिंग, मैंने 15.5% के पास आसपास वोट है। इस बात को आप भूल जाइए। आगे यहां आइए कि एनडीए गठबंधन को सवर्ण वोट करते हैं 53% और इंडिया गठबंधन कितना करते हैं? 10% 10% करते हैं। यहां बढ़त किसको प्राप्त है?
एनडीए गठबंधन एनडीए को ही को। बढ़ो- नीतीश कुमार थे कहाँ? एनडीए एनडीए गठबंधन में में। चुनाव से पहले कहाँ थे? यहाँ थे। हाँ। नीतीश कुमार को ये पता चला कि जो स्थिति है, जो आंकड़े थे और जो सर्वे करके उनके हाथ में मिला, उसमें उनको लगा कि महागठबंधन के साथ रह करके वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं और जिसका उनको दंश भी झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में कई तरह की समस्याओं से वो ग्रसित हो जाए, इसलिए वो 2024 में एनडीए के साथ चले गए। अब कोयली कुर्मी जो नीतीश कुमार का वो माने बेस वोट है, बेस वोट, कोर वोटर है, वो वोटर 67%, 15% के आसपास इसकी जनसंख्या बताई जाती है, दोनों को मिलाकर के, धानों को सब मिलाकर के 15% के आसपास बताई जाती है। ये 67% वोट करते हैं एनडीए को। यादव समाज जो कि ओबीसी में सबसे बड़ा वर्ग है, वो 73% इंडिया गठबंधन को वोट करता है, 26% यहाँ करता है। बड़ी बात ये है, 26% बहुत बड़ी बात है। 26% अगर एनडीए गठबंधन को यादव समाज का और मिल रहा ये- है, लालू प्रसाद यादव का रहते जी, हुए, और ये तब हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता जो है थोड़ा सा चेंज किया है। जी जी जी, अन्य ओबीसी जो हैं वो 54% वोट करते हैं। इसके पीछे का भी कारण मैंने कई बार बताया है कि खास करके इस जाति से ये बाकी के ओबीसी ईबीसी दोनों कहीं ना कहीं डरते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ अब आप जाते हैं एससी के तरफ, तो ये खास समाज है दुसाध और पासी, जी जी, जिस समाज से, इसमें आप जोड़ सकते हैं मांझी को भी। मांझी को, चिराग पासवान। सीधी तौर पे ये जो है अभी इंडिया गठबंधन से नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन के साथ विशेष अटैच है। इसके बड़े नेताओं में दो नेता नजर आ रहे होंगे आपको। एक तो रामविलास पासवान, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग जी, चिराग पासवान जब वो लीड कर रहे हैं, पशुपति कुमार पारस को उन्होंने पूरी तरह से साइडलाइन बेदखल कर दिया है। 65% ये समाज जो है इधर वोट करता है एनडीए गठबंधन को और 35% इधर जाता है। अन्य एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट भी 50-50 के आसपास है, लेकिन अधिकांश जो वोटर हैं वो वोट करते हैं एनडीए को, क्योंकि इनको भी पता है कि यहाँ अगर रहते हैं हम तो हमें हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरा होंगे और आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब ये सभी चीजें समझ करके आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि ये तो आंकड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों के बाद जो कल पूरे दिन दही चूड़ा भोज में चला, उसके आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। कई मौकों पे आपने देखा। सबसे पहली बात जो आपने बड़ा मार्केबल बात कहा है कि चिराग पासवान बिहार ही नहीं देश की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं। उनके साथ एक बड़ा हुजूम भी है, जहां जाते हैं वहां भीड़ हो जाती है, जिस जगह पर वो सभा करते हैं वहां भीड़ हो जाती है। मैं अभी वर्तमान परिस्थिति में 3 ही लोगों को देख रहा हूं जिनके पास भीड़ होती है। एक तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ होती है। तेजस्वी यादव की सभाओं में होना स्वाभाविक भी है क्योंकि MY समीकरण उनका आता है, और लालू प्रसाद ने 35% के आसपास वोटर जो है 33-35% उनको अपने पक्ष में रखने का काम किया है। तो निश्चित रूप से वोट, अब चुनाव में वो वोट किसको करते हैं ये अलग बात है, क्योंकि भीड़ होती है। चिराग पासवान के वोटर भीड़ भी जुटाते हैं और उनको वोट भी देते हैं, क्योंकि 100% उनका आपने देखा होगा आंकड़ा होगा। और इधर नया हम देख रहे हैं पिछले 4 महीने 5 महीने से IP गुप्ता, जो पान समाज वाले हैं, उनकी भी सभाओं में अब तक 6-7 सभाओं को मैं देख चुका हूं, लगातार मॉनिटर कर रहा हूं मैं, और उस मॉनिटरिंग में यही देखने को मिला है कि उनके समाज के लोग भी उनके साथ पूरी तरह से मजबूती से खड़े हैं। जैसे चिराग पासवान के साथ उनका समाज और कुछ अन्य वर्ग जो उनमें अपना भविष्य देखते हैं या उनमें अपना नेता देखते हैं, वो उनके साथ मजबूती के साथ लड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में जो आपने कही बात कि चिराग पासवान एक बार फिर से नीतीश कुमार गए, उनसे मुलाकात नहीं हुई, ये हो सकता है कि संयोग भी हो, जैसा कि उन्होंने कहा है। इसकी चर्चा हम कल ही से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शाम में राज्यपाल का उनके भोज स्थल पे नहीं जाना, उनके घर पर जाना और जाकर के वहां मीडिया के सामने कहना भी कि हमारे पुराने संबंध है, पुराने रिश्ते हैं। ये पहले नीतीश कुमार के गांव भी जा चुके हैं, लालू प्रसाद से मिल चुके हैं, और भी कई लोगों से अभी रविंद्र शंकर प्रसाद के यहाँ अचानक चले गए थे। तो ये एक अलग बात है, लेकिन आज के ओकेजन पर जाना कहीं ना कहीं एक बात तो नजर आता है। इसके साथ साथ अब बात अगर करते हैं तो 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली ये कि भारतीय जनता पार्टी का ये साफ तरीके में मानना है, हालांकि कह नहीं रही है, लेकिन मान रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार को नेता मान लेने से नीतीश कुमार नेता नहीं बनेंगे। महाराष्ट्र बार बार सामने आ जाता है। घोषित कीजिए।
बार बार सामने आ जाता है और नीतीश कुमार इसके माहिर माने जाते हैं। 2020 में भी उन्होंने ये घोषित करवाया था कि चाहे हमारी स्थिति जो भी हो, जिसको जितनी सीटें आए, लेकिन नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इस बार भी वो यही चाहते हैं। अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई। कल एक डिबेट में उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने स्पष्ट तौर से बोल दिया कि मुख्यमंत्री तो नीतीश ही बनेंगे, चाहे इधर से बने चाहे उधर से बने। ये बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसी की मैं चर्चा भी कर रहा हूं। जिस तरह से लालू परिवार में नीतीश कुमार को लेकर के आप देखिएगा दो फाड़ हो गया है, और बार बार मैं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद अपना उत्तराधिकारी तलाश कर रहे हैं। 18 तारीख को बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक ट्विस्ट होने की संभावना बढ़ रही है। 18 तारीख को एक तरफ जहां राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, आपने देखा कि कल जो दही चूड़ा का भोज हुआ उसमें कांग्रेस ने भी नहीं बुलाया अपने साथ सहयोगियों को, और राजद ने भी अपने सहयोगियों को नहीं बुलाया। अपने लोगों के बीच में वो दही चूड़ा का भोज हो गया। हमारे संपादक नवन मिश्रा जी बोल भी रहे थे कि लगता है कि दही चूड़ा कम पड़ गया, घट गया है। खैर ये सारी बातें हैं, ये पार्ट ऑफ द जोक है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें एक बात तो साफ है, आंकड़ों की बात मैंने किया। आंकड़ों में आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक कांस्टेंट वोट जो नीतीश कुमार के साथ रहती है तो उसका 22% आ रहा है, अलग रहती है तब भी 22% आ रहा है, 23% मान के चलिए उसको कम बेस करके, लेकिन उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं पाती है। यानी कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। वही स्थिति 20 से 22% के वोट को लेकर के राजद भी है, यानी वो भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो यह सरकार बनाने की स्थिति में कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को इनका अगर साथ मिल जाता है तो नीतीश कुमार और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के विकल्प की चर्चा चल रही है। यहाँ जो मेन अड़ंगा लगा हुआ है, जो जिसको 18 तारीख को बार बार हम बता रहे हैं कि 18 तारीख को हो सकता है कि वो क्लियर भी हो जाए, क्योंकि मीसा भारती लगातार आपने देखा होगा फ्रेम में है, बयानों में आ रही हैं, और बयान जो संतुलित बयान दे रही हैं। नीतीश कुमार के प्रति इनका सॉफ्ट कॉर्नर होना, और अपने ही नहीं अपनी बहन को भी, रोहिणी आचार्य जिनके चलते ये सब कुछ विवाद कहा जाता है कि शुरू हुआ था और नीतीश कुमार अलग हुए थे। हालांकि नीतीश कुमार के साथ तो रहता है कि रोने को थे ही तब तक आंखें खुदा गया। तो नीतीश कुमार तो पहले से ही तय कर चुके थे कि उनको लोकसभा के चुनाव लड़ना है तो एनडीए के साथ लड़ना है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, एंटी इनकम्बेंसी होगी, ये सारी चीजें होंगी, तो उसका जोड़ घटाव वो कर रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जहां अड़ंगा आके अटका हुआ है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि इन दोनों में से, मैंने इस पक्ष से मुख्यमंत्री न बन के इनके पुत्र को, अगर ये चर्चा सही है तो मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को भी लॉन्च करना चाहते हैं, जो कि तेजस्वी यादव के साथ लॉन्च नहीं करना चाहते। मीसा भारती के साथ मुझे याद है 2015 में इनके पुत्र जो हैं, जब गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, दुनिया भर का नजर था कि कैसे नरेंद्र मोदी को इन दोनों ने मिलकर के पटका है। उस शपथ ग्रहण में मीसा भारती के साथ वो नजर आए थे, निशांत, और बहुत सहज नजर आए थे। पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में उनको देखा गया था, और उसके बाद से आपने उनको कैच किया था, अपने कैमरे में आपने कैच किया था। तो ये सभी चीजें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आंकड़ों का जुगाड़ जो है वो नीतीश कुमार के पास है, और ये आंकड़े इस पक्ष में जाते हैं या इस पक्ष में जाते हैं, ये फैसला न इनको करना है न इनको करना है, करना नीतीश कुमार को है। अगर ये कोई सोच रहा हो कि नीतीश कुमार अब कितने दिनों के मेहमान, तो शायद उसकी भूल होगी। नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करने वाले को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर से भले ही ये कह रहे हो कि नहीं एंट्री नहीं है, तेज प्रताप यादव कह रहे हो कि हम खदेड़ देंगे, लेकिन ये दोनों जो कह रहे हैं इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रोहिणी आचार्य जो सबसे ज्यादा हमलावर थी वो कह रही हैं, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और यहां तक कि अब तक इनका कोई भी एक शब्द इस पूरे विवाद पर नहीं आया। अब ये चुप्पी साध लिए हैं। वहीं आप एक और बात कह रहे थे कि इनका अभी भी दिमाग लगा हुआ है कहां, तो नरेंद्र मोदी का 32 को सीटवा घट रहा है उसको पूरा करने के लिए, तो नीतीश कुमार के लोग भी कहा जा रहा है संपर्क में है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए क्या बेहतर होगा आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और नीतीश कुमार जब पाला बदलेंगे तो आप बिहार में ही नहीं, जब भूकंप होता है ना
तो धरती हिलती है तो बाकी का सारा चीज हिलता है, सिर्फ धरती नहीं हिलती है, गद्दे डोलेगा इनका, सब कुछ डोलता है। निश्चित रूप से देखिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा चंद्रबाबू नायडू से कितना दोस्ती गांठ के आए। चंद्रबाबू नायडू ने ग्लोबल लीडर डकर के क्या बोला, ये सारी बातें आपने सुनी होगी। आपने ये भी सुना होगा कि ये जाकर के धमका भी रहे हैं महाराष्ट्र में, तो ये सारी चीजें आपको नजर आई होंगी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो खेल करता है वो बिहार करता है। और अगर नीतीश कुमार के मन मुताबिक, जो मैं बार बार कह रहा हूं, एक तो इसमें दिल्ली वाला भी मामला है जी। दिल्ली में भी सीट मांग रहे थे, इनको अभी तक नहीं मिला है। हालांकि कहा जा रहा है कि एक सीट पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी उसका कंफर्मेशन नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी ने इनसे बिना कहे लगभग 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार लिए हैं। 10 सीट बचा हुआ है। अब उस 10 सीट में भी कहा जा रहा है, उसमें से भी कहा जा रहा है, 10 सीट में भी कहा जा रहा है कि 8-9 सीट पर तो वो अपना उम्मीदवार तय कर चुकी है, बिल्कुल, जो कि किसी का काट भी नहीं सकती है। तो ये भी परिस्थितियां, ये भी नाराजगी का कारण हो सकता है। दूसरी नाराजगी का कारण कि ये अपने पार्टी और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, वो भी एक बड़ी बात है। तो ये सारा जुगाड़ जो है अगर इधर से इनको मिल जाता है तो ये कंफर्टेबल रहेंगे विधानसभा का चुनाव इस खेमे से लड़ने के लिए। अच्छा, फरार हो सकते हैं, चर्चा फरार हो सकते हैं। 2015 में आपको पता ही है कि जो 2010 में आदमी इतना बड़ा मैंने मतलब समझिए कि लोगों के पर राज करता हो और इस कारण से राज करता हो कि इनके जंगल राज के विरुद्ध। बिल्कुल। तो ऐसे आप फिर इन्हीं के साथ मिलकर के अगर 2015 में उतना ही लगभग सीटें लेकर के आता हो, 206 सीटें थी, 2010 में 170 से अधिक सीटें थी, 8, 7, 15, 150 तो इन्हीं की थी और 27 सीटें उधर। तो मिला जुला करके आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन के पास ये 177 सीटें थी। बाद में कुछ और इधर उधर से कट फुट करके पहुंचे थे। तो ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो चूड़ा दही का भोज था उसने खेल किया है और जो आंकड़ों का जुगाड़ था, सारा प्रोग्राम जो है अपने अपने हिसाब से सभी ने सेट कर लिया है। अब आगे क्या होना है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि फैसला नहीं इनको करना है, नहीं इनको करना है, फैसला तो इन्हीं को करना है। इनके फैसले पर जो सही आएगा और इनकी बात जो मान जाएगा वही फैसला माना जाएगा। ये किसी भी तरह का कोई समझौता करने वाले नहीं है। चलिए, तो देखिए आज के चर्चा गरम में बड़ी सारगर्भित चर्चा और आंकड़ों का हिसाब से बाबा ने आपको बताया कि देखिए खेला भले ही लोग कह रहे हो कि 14 तारीख बीत गया, खरवास खत्म हो गया, मकर संक्रांति खत्म हो गई, दही चूड़ा का भोज भी हो गया, खेला कब होगा? देखिए खेला तो हो गया है, लेकिन ये खेला अभी भी पर्दे के अंदर है। पर्दे के बाहर जब आएगा उस पर भी हमारी नजर है, लेकिन खेला होने के दिशा में प्रोसेस शुरू हो चुका है, सेट सब चीज हो चुका है। अब ये देखना होगा कि आखिर खेला पर्दे के बाहर कब तक आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।